या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या आपके खिलाफ मोशन लाया जाएगा। जगदीप धनखड़ से यही कहकर मंत्री जी ने फोन काट दिया। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ के साथ क्या वाकई ऐसा हुआ था? अगर हां, तो फिर वो मंत्री जी कौन थे जिन्होंने धनखड़ से महज 2.5 घंटे के अंदर अंदर इस्तीफा दिलवा दिया? और सबसे अहम सवाल, इस दावे में कितना दम है? ये दावा क्यों, किसने और कब किया? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। इक्कीस जुलाई 2025 की शाम 7:29 तक तो सब ठीक था, लेकिन ठीक 7:30 बजे ऐसा क्या हुआ कि अगले कुछ घंटों में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ के इस्तीफे के एक हफ्ते बाद भी पॉलिटिकल थ्योरीज थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उल्टा इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। पिक्चर के क्लाइमेक्स से पहले आखिर सदन में, फिर बीएसी की बैठक में, फिर बीजेपी ऑफिस से लेकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के ऑफिस में क्या क्या हुआ, इसी की जानकारी हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार ने दी। जो आदमी कुछ वक्त पहले तक अपने रिटायरमेंट से पहले कुछ अहम बदलावों को लागू करने की बात कर रहा था, वो बीच कार्यकाल भला इस्तीफा क्यों देगा? ये सवाल जिसके भी जहन में है, उसे वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु मिश्रा की बात को जरूर सुनना और समझना चाहिए। उन्होंने जो बताया, अगर उस पर भरोसा करें तो वो क्या कहते हैं, सुनिए। दूरियां तब खाइयों में तब्दील हो गई। जो हुआ वो सबके सामने है। जगदीप धनखड़ को फोन किया जाता है शाम 7:30 बजे सरकार के बड़ी मंत्री के द्वारा। कहा गया कि या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या आपके खिलाफ मोशन लाया जाएगा। नो कॉन्फिडेंस का महाभियोग नहीं लाया जाएगा। नो कॉन्फिडेंस का मोशन राज्यसभा में लाया जाएगा। उस पर लगभग 90 सांसदों के साइन हुए, जिसमें एनडीए के सांसदों के हस्ताक्षर थे। संसद की कार्रवाई खत्म होने के बाद 10 मंत्रियों के ग्रुप बनाए गए। हर मंत्री के घर पर 10 सांसद पहुंचते हैं। उनसे कहा जाता है कि सरकार सोच रही है कि धनखड़ नहीं मानते तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ऐसा ही एक और किस्सा जो जगदीप धनखड़ से जुड़ा हुआ था, बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, एक मंत्री जब उनसे मिलने गए तो वहां कई सचिव बैठे हुए थे। उन्होंने सेक्रेटरीज के सामने उनको डांटना शुरू किया। इस मंत्री ने उनसे कहा कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं, आप सचिवों को प्रोटोकॉल के तहत यहां से बाहर जाने को कहिए। मंत्री ने जगदीप धनखड़ से कहा कि आपको जो कहना है आप मुझे अकेले में कहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के सामने मत कहिए, जिससे आपकी भी प्रोटोकॉल पर आंच आए। निश्चित तौर पर जिस धनखड़ को मोदी सरकार ने अर्श तक पहुंचाया, अगर वाकई उनके साथ कई मुद्दों को लेकर मनमुटाव था और अगर इस तरह से उनका इस्तीफा कराया गया तो फिर सवाल उठने लाजमी है, खुद धनखड़ पर भी, सरकार पर भी। बहरहाल आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में धनखड़ और सरकार के बीच किन किन मुद्दों पर टकराव बढ़ा। जुलाई 2025 में धनखड़ ने विपक्ष के 68 सांसदों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की मांग की गई थी, जिनके आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। धनखड़ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और राज्यसभा के सचिव जनरल को आवश्यक कदम उठाने के लिए कह दिया। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को दोनों सदनों में सर्वसम्मति से लाना चाहती थी, जिनमें सत्तारूढ़ दल के सांसदों के हस्ताक्षर भी शामिल हुए। धनखड़ के इस स्वतंत्र निर्णय ने सरकार की योजना को बाधित किया, जिसे सरकार ने जुडिशरी के खिलाफ व्यापक अभियान के हिस्से के रूप में देखा। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों जैसे किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और जेपी नड्डा ने धनखड़ से 3 बार संपर्क कर इस प्रस्ताव को रोकने की कोशिश की, लेकिन धनखड़ ने इसे स्वीकार कर लिया। इस निर्णय को सरकार के प्रति धनखड़ की असहमति के रूप में देखा गया और इसे उनके इस्तीफे का तात्कालिक कारण माना गया। कुछ सूत्रों का दावा है कि इस घटना के बाद धनखड़ और सरकार के बीच तीखी बातचीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उनका इस्तीफा हुआ। दिसंबर 2024 में धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया, जिसमें उन्होंने कहा, क्या हम किसान और सरकार के बीच दीवार खड़ी कर रहे हैं? यह बयान किसान आंदोलनों और उनकी मांगों के संदर्भ में था। इस बयान को कुछ विश्लेषकों ने सरकार की नीतियों के प्रति अप्रत्यक्ष आलोचना के तौर पर देखा। धनखड़ की यह टिप्पणी सरकार के लिए असहज थी, क्योंकि ये उस वक्त पर आई जब सरकार किसान आंदोलनों को लेकर पहले से ही दबाव में थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बयान की सराहना करते हुए कहा कि धनखड़ ने किसानों के कल्याण के लिए निडरता से बोला। इस बयान ने धनखड़ को सरकार के कुछ वर्गों के लिए असुविधाजनक बना दिया और इसे उनके स्वतंत्र रुख के रूप में देखा गया। धनखड़ ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी अधिनियम को रद्द करने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने इसे संसद की संप्रभुता पर स्पष्ट समझौता बताया। इसके अलावा वो न्यायिक जवाबदेही और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहे। हालांकि उनकी ये टिप्पणी सरकार के कुछ दृष्टिकोणों से मेल खाती थी।
लेकिन धनखड़ की स्वतंत्र और तीखी टिप्पणियों को सरकार के लिए असहज माना गया, क्योंकि ये सरकार को न्यायपालिका के साथ टकराव की स्थिति में ला सकता था। कुछ स्रोतों के अनुसार सरकार चाहती थी कि धनखड़ इस मुद्दे पर उनके साथ समन्वय करें, लेकिन धनखड़ ने स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त की। उनकी ये मुखरता सरकार के रणनीतिक हितों से टकराई और इसे उनके और सरकार के बीच बढ़ते तनाव का एक कारण माना गया। जयराम रमेश ने दावा किया कि धनखड़ ने वर्तमान G2 शासन व्यवस्था के तहत जितना संभव था विपक्ष को समायोजित करने की कोशिश की। उन्होंने संसदीय नियमों, शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करने पर जोर दिया, जो उनके अनुसार सरकार द्वारा लगातार उपेक्षित किया जा रहा था। धनखड़ का विपक्ष के प्रति नरम रवैया और नियमों का सख्ती से पालन करना सरकार के लिए असहज था, खासकर तब जब सरकार विपक्ष के प्रस्तावों को दबाने की कोशिश कर रही थी। उदाहरण के लिए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बिना रुकावट बोलने की अनुमति देना और जेपी नड्डा के केवल मेरी बात रिकॉर्ड होगी वाले बयान को चुनौती न देना सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर गया। इस रवैये ने धनखड़ को सरकार के कुछ नेताओं की नजर में पक्षपातपूर्ण या स्वतंत्र रूप से काम करने वाला दिखाया, जिसने उनके और सरकार के बीच तनाव को बढ़ाया। 21 जुलाई 2025 को धनखड़ ने राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें जेपी नड्डा और किरण रिजिजू शामिल नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ को इसकी पहले से सूचना नहीं दी गई थी, जिसे उन्होंने अपमान के रूप में लिया और बैठक के अगले दिन एक पुनर्निर्धारित किया। मतलब बैठक अगले दिन होगी ऐसा करके उन्होंने डिसाइड कर लिया था। जयराम रमेश ने दावा किया कि 1 बजे से 4:30 बजे के बीच कुछ बहुत गंभीर हुआ, जिसके कारण धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। ये अनुपस्थिति सरकार की ओर से धनखड़ के प्रति असम्मान के रूप में देखी गई, जिसने उनके इस्तीफे को और तेज किया। इस घटना को धनखड़ और सरकार के बीच के बढ़ते तनाव का एक महत्वपूर्ण बिंदु माना गया, जिसने उनके इस्तीफे को और ज्यादा अपरिहार्य बना दिया। धनखड़ ने संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर जोर दिया। उन्होंने जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ भी विपक्ष के महाअभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिन्होंने सांप्रदायिक टिप्पणियां की थी। ये कदम सरकार की रणनीति के खिलाफ था, जो संभवतः इस तरह के मामलों को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। धनखड़ का ये स्वतंत्र रुख सरकार के लिए थोड़ा सा असहज रहा, क्योंकि ये उनकी योजनाओं में हस्तक्षेप करता था। इसने धनखड़ को सरकार के प्रति कम आज्ञाकारी और अधिक स्वतंत्र दिखाया, जिसे कुछ विश्लेषकों ने बगावत के रूप में देखा। और बाकी अन्य छोटे मोटे विवाद जैसे सूत्र बताते हैं, देखिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि धनखड़ ने अपने काफिले के सभी वाहनों को मर्सिडीज बेंज में अपग्रेड करने की मांग की थी और मंत्रियों के कार्यालयों में पीएम और राष्ट्रपति के साथ अपनी तस्वीरें प्रदर्शित करने का अनुरोध किया था। धनखड़ ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यात्रा के दौरान खुद को उनके समकक्ष के रूप में उच्च स्तरीय बैठक की मांग की थी, जिसे सरकार ने ठुकरा दिया, क्योंकि वेंस पीएम मोदी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का संदेश ला रहे थे। इन मांगों को सरकार ने अहंकारपूर्ण या अनावश्यक माना, जिसने उनके और सरकार के बीच तनाव को और बढ़ाया। फिर कुछ एक्सपोस्ट में दावा यह भी किया गया है कि धनखड़ ने चंद्रबाबू नायडू से संपर्क कर सरकार से समर्थन वापस लेने की योजना बनाई, लेकिन ये दावा पूरी तरीके से असत्यापित लगता है, झूठा लगता है और आपको भी इसे सावधानी से देखना चाहिए। धनखड़ की कई कार्रवाइयां संवैधानिक नियमों के तहत थी, मतलब वो संवैधानिक तौर पर चलते थे, लेकिन उनकी स्वतंत्रता और विपक्ष के प्रति नरम रवैये ने सरकार के साथ उनका तनाव पैदा किया। बताया जाता है कि उनके इस्तीफे का एक कारण यही बना, न कि स्वास्थ्य कारण। जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल में कई बार ऐसे कदम उठाए जो केंद्र सरकार की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाते थे, जुडिशरी, किसान, संसदीय प्रक्रियाओं के मुद्दे पर। बहरहाल आपका इस खबर पर अब क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।